हेलो एवरीबॉडी। 11वीं जमात की फ़िज़िक्स के पहले लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। और इस पहले लेक्चर में हम कुछ इंट्रोडक्टरी बातें करेंगे और जिन चीज़ों को मैं ज़ेर बहस लाने वाला हूँ आज के लेक्चर में वो मंदरजा ज़ैल हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम आज के लेक्चर में क्या-क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन दूँगा और हम ये देखेंगे कि इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम फ़िज़िक्स की कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे और फिर हम आपकी किताब के अंदर जो पहला टॉपिक है फ्रंटियर्स ऑफ फ़िज़िक्स उसकी तरफ जाएँगे। उसमें देखेंगे कि कौन से ऐसे फ्रंटियर्स हैं और बज़ाते खुद ये फ्रंटियर जो लफ्ज़ है इस सेंस में इसका क्या मतलब होता है। फिर हम फ़िज़िक्स की कुछ ब्रांचेज़ को ज़ेर बहस लाएँगे और फिर हम ये देखेंगे कि ये जो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स है इसमें आप फ़िज़िक्स की कौन-कौन सी ब्रांचेज़ को पढ़ने वाले हैं। ऑफ़ कोर्स वो डिटेल डिस्कशन नहीं होगी लेकिन एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन ज़रूर होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और सबसे पहला जो काम हम करने जा रहे हैं वो फ़िज़िक्स की डेफ़िनेशन है। और फ़िज़िक्स की एक ब्रॉड डेफ़िनेशन ये होती है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। अब अगर आप ये गौर करें तो ये बहुत ब्रॉड डेफ़िनेशन है, यानी ये बहुत वसी और बड़ी डेफ़िनेशन है। लेकिन ये हमें ये बताती है कि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो बिल्कुल हमारे इर्द-गिर्द लाई करती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये ब्रॉड डेफ़िनेशन है। इसमें हम उन चीज़ों को भी पढ़ते हैं जो हमारे इर्द-गिर्द लाई करती हैं और उन चीज़ों को भी स्टडी करेंगे जो बज़ाहिर हमें अपने इर्द-गिर्द नज़र नहीं आती लेकिन ऑफ़ कोर्स उनके असरात हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपकी किताब के अंदर ये डेफ़िनेशन नहीं दी हुई। किताब के अंदर ऑफ़ कोर्स एक बुकिश डेफ़िनेशन दी हुई है। तो हम उसको देखते हैं कि जो डेफ़िनेशन आपकी बुक में दी हुई है वो हमें क्या कहती है। और जो बुक के अंदर डेफ़िनेशन मौजूद है वो हमें ये बताती है कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। सो दिस इज़ द डेफ़िनेशन ऑफ फ़िज़िक्स जो आपकी बुक में मौजूद है। और अगर हम इस डेफ़िनेशन के ऊपर गौर करें तो इसमें 2 ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं जिनके ऊपर हमें कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारे पास मैटर है और जो दूसरा वर्ड है वो एनर्जी है। इसका मतलब है कि हमें ये जानना है कि ये 2 लफ्ज़ जो हैं ये किन चीज़ों को बता रहे हैं, मैटर और एनर्जी। और फिर हम जैसा कि डेफ़िनेशन में देख सकते हैं कि फ़िज़िक्स डील करती है इन 2 चीज़ों के रिलेटेड और इन 2 का आपस में क्या ताल्लुक़ है। दैट्स व्हाट इट मीन्स बाय देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो हम मैटर के बारे में देखेंगे फ़िज़िक्स के अंदर, एनर्जी के बारे में देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि ये मैटर और एनर्जी आपस में किस तरह रिलेटेड है। अगर हम मैटर की बात करें तो हर वो चीज़ जो आप अपने इर्द-गिर्द देखते हैं उसको आप मैटर कहते हैं। आपने शायद हाई स्कूल में मैटर की डेफ़िनेशन ये पढ़ी हो कि हर वो चीज़ एवरीथिंग व्हिच हैज़ सम वॉल्यूम एंड सम मास और समथिंग लाइक दैट वो हमारे पास मैटर होती है। Like everything which occupies space and have some volume is called matter. In fact जो matter है ये physical objects के अंदर essential चीज़ है। आप जो objects भी अपने इर्द गिर्द देखते हैं आप ये कहते हैं कि वो matter से मिलके बने हुए हैं। जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास एनर्जी है कि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बज़ाहिर मैटर की तरफ अपने इर्द गिर्द देख तो नहीं सकते लेकिन आप उसको फील कर सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स फील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बुलंदी से कोई पत्थर गिराते हैं और वो पत्थर आपके ऊपर आके गिरता है तो आप फ़ील कर सकते हैं कि वो पत्थर आपको हर्ट करता है। अब सवाल ये उठता है कि पत्थर के पास ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वज़ह से आपको वो चोट आई या आपने हर्ट फ़ील किया? तो हम ये कहते हैं कि उस पत्थर के अंदर एक फ़िज़िकल थिंग थी जो चीज़ हम एनर्जी से एसोसिएट करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि उस पत्थर के पास एनर्जी थी और जिसकी वज़ह से हमें चोट आई। तो अगर हम इन 2 डेफ़िनेशन के ऊपर कि मैटर क्या है और एनर्जी क्या है गौर करें, तो ये हमें एक इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट देती हैं। और वो रिज़ल्ट ये है कि जो हम फ़िज़िक्स के अंदर चीज़ों को स्टडी करेंगे वो ना सिर्फ़ वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हम अपने इर्द-गिर्द देख सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, बल्कि
ऐसी चीज़ों की स्टडी भी शामिल होगी जो हम देख नहीं सकते लेकिन उनके जो असरात हैं वो महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे मैंने एनर्जी की आपको मिसाल दी कि एनर्जी बज़ाहिर हमको नज़र नहीं आती लेकिन आप उसके असर, उसके नताइज जो हैं वो फ़ील कर सकते हैं। तो हम ऑफ़ कोर्स इस पूरी की पूरी फ़िज़िक्स के अंदर मैटर और एनर्जी को स्टडी करेंगे और ये भी देखेंगे कि उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। अब इसके बाद अगर हम चलें तो हमारे पास फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस है और मैं ऑफ़ कोर्स यहाँ पे एप्लीकेशंस को पहले इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कहा है अभी ऊपर कि जो मैंने आपको पहली डेफ़िनेशन दी, जो ब्रॉडर डेफ़िनेशन थी, उसमें मैंने आपको ये बताया कि फ़िज़िक्स जो है, ये स्टडी ऑफ़ वर्ल्ड अराउंड अस है। अगर ये हमारे इर्द-गिर्द मौजूद दुनिया का मुशाहिदा है, उसकी स्टडी है, तो फिर लाज़मी तौर पे इसकी कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस भी होनी चाहिए हमारे इर्द-गिर्द, जिनको हम देख सकें। तो मैंने कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे फ़िज़िक्स की इकट्ठी की हैं और अगर हम उन एप्लीकेशंस के ऊपर देखें, तो ये 5 मेन कैटेगरीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस आपके इर्द-गिर्द हर जगह मौजूद हैं। तो अगर इन इन कैटेगरीज़ में देखें तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो जितनी भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस देखते हैं, वो सारी की सारी उनकी जो बेस के ऊपर प्रिंसिपल्स हैं वो फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स हैं। मिसाल के तौर पे आपके सेल फ़ोन हैं, लैपटॉप हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, टेलीविज़न्स हैं, इस तरह की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, वो सारी की सारी फ़िज़िक्स के असूलों पे चलती हैं और फ़िज़िक्स से ही उनको बनाया गया है, फ़िज़िक्स को यूज़ करते हुए या फ़िज़िक्स की ही एप्लीकेशन के तौर पे हमने उनको बनाया है। उसके बाद अगर आप एनर्जी सेक्टर में देखते हैं तो आप देखते हैं कि आजकल सोलर सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हर घर में लगे हुए हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो भी फ़िज़िक्स की ही एक एप्लीकेशन है। इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिनसे एनर्जी पैदा की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, वो भी फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन है। फिर आप स्पेस साइंस और एविएशन में फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस देख सकते हैं जिसमें आपके एयरप्लेन्स हैं, रॉकेट्स हैं, वेदर फ़ोरकास्टिंग है, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जो हैं फ़िज़िक्स की हैं। फिर मेडिकल सेक्टर में फ़िज़िक्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने लिखी हैं, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ऑन्कोलॉजी। अल्ट्रासाउंड को आप जानते हैं कि ये बॉडी के अंदर मूविंग पार्ट्स की इमेजेस बनाता है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है जो अगेन हम फिज़िक्स की मदद से मुख्तलिफ ऑर्गन्स की बॉडी के अंदर पिक्चर्स ले सकते हैं और फिर उनसे अगर उनमें कोई ख़राबी है तो उसको डायग्नोज कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऑन्कोलॉजी वो मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें आप कैंसर को स्टडी करते हैं। तो रेडिएशन के ज़रिए कैंसर को ट्रीट किया जाता है, ये भी फ़िज़िक्स की ही एक एप्लीकेशन है। और फिर फाइनली आप जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जिनके ज़रिए यानी आप जीपीएस जो आप यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, वो फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन है। वेदर फ़ोरकास्ट जो आप 1-1 हफ़्ते पहले बता देते हैं कि 1 हफ़्ते बाद मौसम कैसा होगा, वो भी फ़िज़िक्स की ही एक एप्लीकेशन है। फिर टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग है और जो आप आउटर स्पेस का ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, जो फ़ार ऑफ सितारे हैं दूसरे या एक्ज़ोप्लैनेट्स हैं या आपके पास दूसरी गैलेक्सीज़ हैं, ये भी सारी फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस के अंदर ही आता है। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ फ़िज़िक्स। इन फैक्ट जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं अपने इर्द-गिर्द टेक्नोलॉजी की दुनिया में, वो सारी की सारी फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन के तौर पे ही हमारे पास मौजूद हैं। अब अगर हम आगे मूव करें तो जो फर्स्ट टॉपिक है आपकी बुक के अंदर फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स, उनको डिस्कस कर लेते हैं। और जो फ्रंटियर यहाँ पे लफ्ज़ है, इसका मीनिंग ये होता है कि किसी भी साइंटिफिक फ़ील्ड के अंदर जो सब फ़ील्ड अंडर डेवलप होता है, यानी वो अभी डेवलप हो रहा होता है और उसमें रिसर्च और इस तरह की डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है, यानी बहुत ज़्यादा वर्क रिक्वायर्ड होता है उसको मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए, उसको फ्रंटियर कहते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम फिज़िक्स के फ्रंटियर्स की बात करें तो ऑफ़ कोर्स हम फिज़िक्स के उन सब फ़ील्ड्स के ऊपर देख रहे हैं जिनमें अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च रिक्वायर्ड है, अ, जिनमें बहुत ज़्यादा हमारे पास स्टडी रिक्वायर्ड है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कवर नहीं की, जो हम नहीं जानते कि कैसे वो हो रही हैं। तो फिज़िक्स के फ्रंटियर्स में हम 3 बड़े ऐसे डिवीज़न्स करते हैं। उनमें हमारे पास जो फर्स्ट है उसको आप कहते हैं कि इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स से यहाँ पे क्या मतलब है? वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट से आप मतलब ये है कि आप सब सब एटॉमिक पार्टिकल्स से वाकिफ़ हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटम खुद, ये सारे के सारे जो हैं इनको आप कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, जिसमें अभी रिसर्च रिसर्च रिक्वायर्ड है।
और हम अभी इसको मज़ीद स्टडी करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट फ्रंटियर ऑफ फिज़िक्स। इसमें अगर आप बात करें कि कौन से ऐसे फ़ील्ड हैं फ़िज़िक्स के जिनमें हम इन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, तो उनमें आपके पास पार्टिकल फ़िज़िक्स है, क्वांटम फ़िज़िक्स है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है और एटॉमिक फ़िज़िक्स है। ये सारी की सारी जो ब्रांचेज़ हैं, फ़िज़िक्स की सब ब्रांचेज़ हैं, ये आप कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास है द वर्ल्ड ऑफ वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें तो लार्ज ऑब्जेक्ट से हमारा मतलब है कि जैसे सूरज है या जैसे गैलेक्सीज़ हैं, सही है, या जैसे दूसरे सूरज की तरह के दूसरे सितारे हैं जो हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं। अगर हम उनको स्टडी करें तो इसका मतलब होता है कि हम बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे स्टडी कर रहे हैं। यानी जो दूसरे सितारे हैं मिसाल के तौर पे, वो हमारी ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा फासले पे मौजूद हैं। इसका मतलब है कि हमें लार्ज डिस्टेंसेस के ऊपर देखना पड़ता है और हमें उनको स्टडी करना पड़ता है। सो दिस काइंड ऑफ मेक्स द वर्ल्ड ऑफ वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स, जिनमें आप बड़े फासले के ऊपर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं। और अगर आप इसमें देखें कि फ़िज़िक्स के कौन से ऐसे सब फील्ड्स हैं जिनको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, तो हमारे पास कॉस्मोलॉजी है, एस्ट्रोफिज़िक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, इस तरह के जितने भी फील्ड हैं ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। और फिर थर्डली हमारे पास है द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम अपने इर्द-गिर्द देख सकते हैं, जो हमारे पास हैं। मिसाल के तौर पे कार्स हैं, बसेज़ हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हैं, हम इंसान खुद, ये सारे के सारे मिडल साइज़्ड ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये हमारा क्लासिकल वर्ल्ड है जिसमें हम इनको स्टडी कर सकते हैं। यानी हमें किसी टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पे अगर आप वर्ल्ड ऑफ वेरी स्मॉल की बात करें तो हम इलेक्ट्रॉन्स को या एटम को आँख से नहीं देख सकते। वी नीड टू हैव माइक्रोस्कोप और समथिंग लाइक दैट। सिमिलरली अगर हम वर्ल्ड ऑफ वेरी लार्ज की बात करें तो जो दूर दराज एक्सोप्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं सूरज की तरह के दूसरे, उनको भी हम सिर्फ आँख से नहीं देख सकते। वी नीड वेरी पावरफुल टेलीस्कोप्स टू लुक एट दैम, ठीक है। लेकिन जो मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स का वर्ल्ड है, जो ये दुनिया है जो हमारे इर्द गिर्द है, जिनको हम अपनी आँख से देख सकते हैं, जिसके लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती स्टडी करने के लिए, इसको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं कि इट्स द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स। और मोस्टली जो आप इस फर्स्ट ईयर के कोर्स में पढ़ेंगे, वो मोस्टली जो फिज़िक्स है वो यही होगी जो मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स को डील करेगी। और स्पेसिफिकली जो फर्स्ट 5 चैप्टर हैं जिसको आप मैकेनिक्स का पोर्शन कहते हैं, 5 या 6 चैप्टर, उसमें तो हम एक्सप्लिसिटली इसी मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स के वर्ड को स्टडी कर रहे होंगे। सो दीज आर लाइक 3 मेन फ्रंटियर्स के, जिसके अंदर आप फिज़िक्स की बहुत सारे सब फील्ड्स को इकट्ठा कर सकते हैं, जिनमें अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर हम इससे आगे मूव करें तो हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं और आप इस देखेंगे कि इन ब्रांचेज़ में बहुत सारी वही हैं जो अभी हम बात करके आए हैं ऊपर कैटेगरी में, कि वर्ड ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है, वर्ड ऑफ वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स है और फिर मिडल साइज्ड ऑब्जेक्ट्स का वर्ड है। तो इन ब्रांचेज़ में आप बहुत सारी वही ब्रांचेज़ रिपीट होते देखेंगे और ऑफ़ कोर्स होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे पास फिज़िक्स की ब्रांचेज़ हैं तो इन्हीं ब्रांचेज़ की हेल्प से ही हमारे पास वो मेन फ्रंटियर्स आते हैं जिनमें हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स में रिसर्च हो रही है। तो अगर हम ब्रांचेज़ की बात देखें तो ये मैंने 15 ब्रांचेज़ फ़िज़िक्स की यहाँ पे लिखी हैं। आप और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज़ ढूँढ सकते हैं, क्योंकि आजकल जो रिसर्च है, जो किसी भी फ़ील्ड के अंदर रिसर्च हो रही है, वो इतनी डिटेल्ड हो गई है कि आपको छोटे-छोटे सब फ़ील्ड्स बनाने पड़ते हैं। मैं जैसे-जैसे आप इनकी बात करता हूँ, मैं आपको बताता जाऊँगा कि क्या मतलब है कि सब फ़ील्ड बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे जो पहली हमारे पास ब्रांच है फ़िज़िक्स की, वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स के अंदर मैंने मज़ीद 2 उसकी सब ब्रांचेज़ दिखाई हैं, डायनामिक्स एंड काइनेमैटिक्स। और मैकेनिक्स जो है ये आपकी फर्स्ट ईयर की बुक का पहले 5 चैप्टर बनाती है। और अगर आप 6 चैप्टर को भी इंक्लूड कर लें, जो हाइड्रोडायनामिक्स है, जो अगेन मैकेनिक्स के अंदर ही आती है, तो आपकी बुक के पहले 6 चैप्टर जो हैं वो ये मैकेनिक्स का पोर्शन बनाता है, जो हमारी ये पहली ब्रांच है फ़िज़िक्स की। जो दूसरी ब्रांच है वो अकूस्टिक है। अकूस्टिक के अंदर आप वेव्स और ऑसिलेशंस को स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग साउंड वेव्स। और ये आपकी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का 7वां और 8वां चैप्टर, 2 चैप्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है। फिर थर्ड जो हमारे पास फ़िज़िक्स की ब्रांच है वो ऑप्टिक्स है, और ये आप इसी फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर 9th और
10th चैप्टर में स्टडी करेंगे। और फिर फाइनल लास्ट 11th चैप्टर जो है वो थर्मोडाइनमिक्स का है। तो ये जो पहली 4 ब्रांचेज़ हैं इनको आप अपनी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की किताब में पढ़ेंगे। इनकी डेफिनेशंस और थोड़ा सा ओवरव्यू मैं इसी लेक्चर में आगे चल के आपको देता हूँ। बट लेट्स फर्स्ट लुक एट दीज अदर ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। और फिर आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म जो है इसको एक ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये आपकी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के स्टार्ट से लेके यानी 12वें चैप्टर से लेके 16वें चैप्टर तक ये 5 चैप्टर जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म पर मुश्तमिल है। ये वो ब्रांच है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और ये उन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में स्टडी नहीं करते बल्कि उनके इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। और उनके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल्स के अंदर मूव करते हैं तो वो करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें जैसा कि उसके नाम से ज़ाहिर है करंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म के कुछ मटेरियल्स जो हैं वो मैग्नेटिक क्यों होते हैं, जैसे मकनातीस होता है आपके पास, इन मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी ब्रांच है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है एंड दिस मेक्स द 17th चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स। और अब देखें कि ये जो 7th ब्रांच मैंने लिखी हुई है सुपर कंडक्टिविटी एंड सुपर फ्लूइडिटी, ये अब इतनी ये फ्लोरिश हो गई है कि ये बज़ाते खुद एक सेपरेट फील्ड बन चुका है। लेकिन ये स्टिल सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर ही आती है। लेकिन इतनी मैंने जैसे कि अभी आपको कहा कि इतनी डिटेल इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि इसको आप एक सेपरेट ब्रांच कह सकते हैं। अदरवाइज़ ये सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर ही आती है। और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है इसी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 17 उसके अंदर। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ेंगे 18th चैप्टर में, जो अब बिल्कुल एक सेपरेट फील्ड बन चुका है। और फिर आप रिलेटिविटी के बारे में, जो मॉडर्न फिज़िक्स है हमारे पास, ये 19th चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें हम सिर्फ स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ेंगे, जनरल रिलेटिविटी के बारे में इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। फिर क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे आप 19th चैप्टर में। और फिर एटॉमिक, न्यूक्लियर फिज़िक्स और पार्टिकल फिज़िक्स, ये आपकी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के आखिरी 2 चैप्टर बनाते हैं। तो यूँ अगर आप देखें तो ये सारी ब्रांचेस जो हैं इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको ये 2 साल की जो फिज़िक्स है इसके अंदर दिया जाता है। और ऑफ कोर्स चूँकि यही मेन एस्टेब्लिश्ड ब्रांचेज़ हैं, तो अगर आप इवन आगे भी चले जाएँ, बीएस फिज़िक्स में चले जाएँ, तो आप इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होंगे ऑफ कोर्स, बट विद वे मोर डिटेल दैन व्हाट यू विल स्टडी इन दीज 2 years ऑफ कॉलेज। और उसके बाद हमारे पास प्लाज्मा फिज़िक्स है और एस्ट्रोफिज़िक्स और कॉस्मोलॉजी है, जिसके बारे में मैं ऊपर आपको फ्रंटियर्स में बता चुका हूँ। लेकिन इनका कोई इंट्रोडक्शन आपकी ये कॉलेज की फ़िज़िक्स के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप आगे चलते हैं, अगर आप फ़िज़िक्स को परसू करते हैं, तो फिर ये सारे जो सब ब्रांचेज़ हैं ये आप डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन ये जो पहली 13 ब्रांचेज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इनका इंट्रोडक्टरी लेवल का जो तारुफ़ है वो आप इन 2 साल की फ़िज़िक्स के अंदर आपको मिलेगा। और उसके बाद फ़िज़िक्स, चूँकि हमने कहा कि ये स्टडी है जो दुनिया हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करती है उसकी, तो ऑफ कोर्स इसके फिर दूसरी ब्रांचेज़ के साथ भी ताल्लुक़ हैं। यानी जैसे मैंने अभी आपको सुपर कंडक्टिविटी और सुपर फ्लूइडिटी की मिसाल दी कि जो सब फील्ड्स हैं वो इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाते हैं कि वो अलहदा से फील्ड बन जाते हैं, उनके अंदर इतनी रिसर्च होना शुरू हो जाती है। और बिल्कुल यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं फ़िज़िक्स के जो अब दूसरे फ़िज़िक्स के अलावा दूसरे फ़ील्ड्स के साथ मिलके इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस बन गई हैं, जिनमें हमारे पास बायोफ़िज़िक्स है, जियोफ़िज़िक्स है, मेडिकल फ़िज़िक्स है। अब अगर आप देखें तो ये मेडिकल जो है ये मेडिसिन का फ़ील्ड है, लेकिन उसके अंदर जो फ़िज़िक्स का इस्तेमाल हो रहा है उसने एक नई ब्रांच को जन्म दिया है जिसको आप मेडिकल फ़िज़िक्स कहते हैं। सिमिलरली बायोलॉजी के अंदर जो फ़िज़िक्स का इस्तेमाल है, उधर से हमारे पास एक न्यू ब्रांच आई है बायो की या फ़िज़िक्स की कह लें, क्योंकि ये इंटरडिसिप्लिनरी है, उसको आप बायोफ़िज़िक्स कहते हैं। सिमिलरली जियोलॉजी के साथ जो फ़िज़िक्स का यूज़ है जियोलॉजी के अंदर, उससे हमारे पास जियोफ़िज़िक्स आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये अब एक बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड और फ्लोरिश्ड फील्ड है, जिसमें जो एक ब्रांच है वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट के अंदर नहीं रहती, फ़िज़िक्स के अंदर नहीं रहती, बल्कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर जब उसका यूज़ शुरू हो जाता है तो वो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस बन जाती हैं। और आप यहाँ पे शायद आपको ये भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, चाहे बायोलॉजी है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे मेडिकल साइंस है, ये सारे आपस में मिक्स हैं। और साइंस के अंदर एक फील्ड का दूसरे फील्ड के अंदर यूज़ जो है वो आपको अक्सर ऐसा देखने को मिलेगा।
फिर अब हम चलते हैं क्विक ओवरव्यू के ऊपर कि आप फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि जो पहली ब्रांच थी मैकेनिक्स की अगर आप डेफ़िनेशन करते हैं तो ये है हमारे पास स्टडी ऑफ मोशन एंड द फोर्सेस दैट प्रोड्यूस दैट मोशन, दिस इज़ द मेन डेफ़िनेशन। और मैंने आपको बताया कि आपकी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के पहले 6 चैप्टर हैं, हाइड्रोडायनामिक्स को इंक्लूड करके। तो मैकेनिक्स इन जनरल ऑब्जेक्ट्स की मोशन जो है उसकी स्टडी को कहते हैं, और वो मोशन कैसे प्रोड्यूस होती है उसकी स्टडी को। लेकिन इसकी दो सब ब्रांचेज हैं जिनको मैंने काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स का नाम दिया है। इनमें आप ये जो मैकेनिक्स की डेफिनेशन है इसको सेपरेट करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे जो काइनेमेटिक्स है इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं और उसकी कॉजेज़ को स्टडी नहीं करते। कॉजेज़ से मुराद यहाँ पे मेरा ये है कि वो मोशन क्यों प्रोड्यूस हुई किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, हम उसको स्टडी नहीं करते। मिसाल के तौर पे ये एक कार है आपके पास, आप रोड के ऊपर खड़े हुए हैं और आप देखते हैं कि कोई कार मूव कर रही है, तो इस कार के बारे में जो प्रॉपर्टीज़ आप कैलकुलेट करेंगे, उसकी स्पीड, उसका कोई ख़ास डिस्टेंस और इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी की सारी काइनेमेटिक्स के अंदर आती हैं। लेकिन अगर आप खुद से ये सवाल करते हैं कि ये कार जो है, ये जब रुकी हुई थी तो उसके बाद ये कैसे चलना शुरू हो गई, वो इसका मतलब है कि अब आप डायनामिक्स को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अब आप उस वजह को क्वेश्चन कर रहे हैं, उस काज़ का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने इस कार को हरकत कराई। और उसकी मिसाल ये राइट साइड पे मैंने दी हुई है पिक्चर के अंदर, जिसमें एक खातून जो है वो एक ब्लॉक को धकेल के ले जा रही है। तो अब आप देख रहे हैं कि ब्लॉक मूव कर रहा है और आपको ये भी पता है कि ब्लॉक मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई पर्सन फोर्स लगा रहा है। तो डायनामिक्स के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स की मोशन को भी स्टडी करते हैं और इस चीज़ को भी देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर मोशन क्यों प्रोड्यूस हो रही है। एंड दिस ऑनेस्टली मेक्स फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ योर कोर्स। सो दिस इज़ दी सेंट्रल आइडिया कि ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करना और ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करना और साथ ये भी देखना कि वो मोशन ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्यों प्रोड्यूस हो रही है। अगर ये मेन थीम आप अपने माइंड में ले आएँ तो उसके बाद सिर्फ न्यूटन की 3 इक्वेशंस होंगी जो आप अगेन मैट्रिक के अंदर या 9th के अंदर पढ़ के आए हैं, और न्यूटन के 3 लॉज जो हैं मोशन के वो होंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं है पहले 6 चैप्टर्स में। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है 7वां और 8वां चैप्टर जो अकूस्टिक्स का है। और अकूस्टिक्स जो ब्रांच है फिज़िक्स की, इसकी डेफिनेशन ये है कि इसमें हम मैकेनिकल वेव्स को स्टडी करते हैं, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग साउंड वेव्स। तो ये 7th और 8th चैप्टर बनाता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास लेफ़्ट साइड पे एक पेंडुलम है जिसको अगेन आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं। यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल डिटेल्स भी देखेंगे, और ये ऑसिलेशंस आता है। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक वेव है और आप देखते हैं वेव पानी के अंदर प्रोड्यूस होती है, रोप्स के अंदर प्रोड्यूस होती है, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे 7वें और 8वें चैप्टर में। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिक्स आती है, और ऑप्टिक्स जो है इसमें आप लाइट को स्टडी करते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज़ और दूसरे मटेरियल्स के साथ ये कैसे इंटरेक्ट करती है, ये सारा ऑप्टिक्स के अंदर आता है। और ये आपकी फर्स्ट ईयर की बुक का 9th और 10th चैप्टर है। यहाँ पे डायग्राम मैंने दिखाई है, ये आप 10th चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। ये माइक्रोस्कोप की डायग्राम है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो च्यूंटी है, माइक्रोस्कोप क्या करती है, एक छोटी सी च्यूंटी को मैग्नीफाई करके बहुत बड़ा करके दिखाती है। और यही आपको पता है कि माइक्रोस्कोप जो है ये छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाती है। तो ये ऑप्टिक्स के अंदर आप फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स के अंदर पढ़ेंगे 10th चैप्टर के अंदर कि कैसे एक माइक्रोस्कोप जो है वो लेंसेज को यूज़ करके और लाइट को यूज़ करके छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाती है। और फाइनली हमारे पास आपका 11th चैप्टर है जो थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें हम हीट और एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि वो एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में कैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है। यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे डायग्राम मैंने दिखाई है ये थर्मल इक्विलिब्रियम की डायग्राम है। थर्मल इक्विलिब्रियम आपकी ऑब्जर्वेशन में होगा डेली लाइफ से कि अगर आप किसी लोहे की गर्म सलाख ले लें या रॉड ले लें, उसको हाथ लगाते हैं तो आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा, यानी आपका हाथ जल जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हम इस 11th चैप्टर में पढ़ेंगे। जो डायग्राम यहाँ पे राइट साइड की है, राइट साइड पे बनी हुई है, इंटरेस्टिंगली ये डायग्राम एक कार के इंजन की है। जो फिज़िक्स ये बताती है कि कार का इंजन जो है वो कैसे काम करता है, और ऑफ कोर्स इस चीज़ को आप 11th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये मैंने सिंपली आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है कुछ कुछ पिक्चर्स की फॉर्म में कि फ़िज़िक्स जो है, चूँकि ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद दुनिया की स्टडी है
और ये पिक्चर्स हमें ये बताती है कि ये फिज़िक्स एब्सोल्युटली उन सवालों को डील कर रही है जो हमारी डेली लाइफ में है। मिसाल के तौर पे हमारी सबकी ये ऑब्ज़र्वेशन है कि अगर हम किसी लोहे की गर्म रॉड को हाथ लगाते हैं, तो हमारा हाथ जल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। कार का इंजन कैसे काम करता है? हम सब ये सवाल सोचते हैं, ये भी हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप कैसे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाती है? हम 10th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स अगर आप देखें तो ये सिंपली नतीजा है हमारे कुछ सवालात का जो हम डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं और वो सवालात उठाते हैं। तो ये सिंपली आप यूँ कहें कि इस फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में हमें उन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सो होपफुली अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और सवाल उठाएँगे कि अगर फ़िज़िक्स हमारे इर्द-गिर्द मौजूद दुनिया की स्टडी है, तो हम कैसे दुनिया में मौजूद चीज़ों को फ़िज़िक्स से रिलेट कर सकते हैं, यानी जो चीज़ें हम बुक्स में पढ़ते हैं। और ये सवाल हमें ले जाएगा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो का पहला टॉपिक होगा। तो आप देखेंगे कि हमारा जो तरीक़ाकार है पढ़ने का, वो यही रहेगा कि हम सवाल उठाएँगे, ऐसा सवाल होगा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आता है, और फिर उसका जवाब ढूँढने की कोशिश में हम देखेंगे कि बिल्कुल वो चीज़ हमारी फ़िज़िक्स में हमारी फ़िज़िक्स की किताब के अंदर एक फ़ॉर्म में मौजूद होती है, और उसको फिर हम कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स या इक्वेशंस की फ़ॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत फ़न कोर्स होने वाला है, यानी हमारे जो सवालात हैं, जो डेली लाइफ़ से हमारे पास आते हैं, उनके जवाबात देने की कोशिश में हम ये पूरी की पूरी किताब पढ़ लेंगे। So that's it for this lecture, and hopefully I will see you in next lecture. Bye.